तो फाइनली आप सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो आप लगातार देख रहे हैं कि जीएस विद नित्यम चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे, बैंकिंग जैसे एग्जामों के लिए। और जिस जिस एग्जाम में जीके जीएस का प्रश्न बनता है वो सभी एग्जाम को ये वीडियो जो है टारगेट करेगा। तो चलिए आपकी समय की बर्बादी ना करते हुए एक मोटिवेशनल कोट से शुरुआत करना चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा ही तुम तलाश करो। और कंपटीशन के एग्जाम में मेरे भाई सबसे ज़रूरत है हार्ड वर्क प्लस में धैर्य बनाए रखना, क्योंकि ये टाइम आपसे बहुत ज़्यादा मांगता है। तो चलिए आपके समय की बर्बादी न करते हुए हम सीधे प्रश्नों की ओर बढ़ जाते हैं। देख लीजिए कि ये सभी एग्जामों के लिए उपयोगी हो सकता है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार एसएससी, दरोगा, बिहार पुलिस, एसएससी, रेलवे, बैंक, डिफेंस, ऑल एग्जाम में ये बेनिफिट करेगा। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहला आपका सवाल क्या कहता है, यहीं पे गौर कीजिएगा। सबसे पहला आपका सवाल क्या कहता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन है। तो सबसे पहले ये समझिए कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, यहाँ पे लिख देते हैं ज्ञानपीठ जो पुरस्कार ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। तब ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन ए है ज्योतिबा फुले, ऑप्शन बी आशापूर्णा देवी, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला आशापूर्णा देवी थी। और ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य क्षेत्र में। लेकिन यही पूछ देगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम पुरुष कौन थे? तो पुरुष में आ जाएगा जीएस कुरूप, यानी जी शंकर कुरूप। जीएस कुरूप यानी जी शंकर कुरूप थे जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम ये व्यक्ति बने। साथ में ज्योतिबा फुले कौन थे? तो ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज की स्थापना करते हैं। सत्याशोधक समाज की स्थापना करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो दलित लोग है, जो पिछड़े वर्ग है, उसको उत्थान के लिए सत्याशोधक समाज की स्थापना किया गया। उसके बाद जो सरोजनी नायडू हैं, इन्हें भारत का कोकिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोकिला कहा जाता है। और इंदिरा गांधी जो है, इनका जन्म 1917 में होता है और इंदिरा गांधी का बुक का नाम है इंटरनल इंडिया। देखिए ये प्रश्न तो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है ही, लेकिन ये जितना भी डिस्कशन कराया जाता है ये ज़्यादा आपको महत्वपूर्ण साबित होगा एग्जाम के अंदर। चलिए सेकंड नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। सेकंड नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तैरता हुआ, ऑप्शन ए है साउथ बटन, ऑप्शन बी है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी है कुनो राष्ट्रीय उद्यान। तो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। कौन है? काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है मणिपुर में। कहाँ पड़ता है? मणिपुर में पड़ता है। साथ में ये तैरता हुआ जो राष्ट्रीय उद्यान है काबुल लामजाओ, ये एशिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कौन? काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? मणिपुर में। मणिपुर में एक तैरता हुआ झील है। क्या है? तैरता हुआ झील। कैसा झील? तैरता हुआ झील है जिसका नाम है लोकटक झील। क्या नाम है? लोकटक झील। ये लोकटक झील भी कहाँ पड़ता है? मणिपुर में। और लोकटक झील के अंदर ही है कौन? काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एशिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ये साउथ बटन जो राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में पड़ता है और यह एक सिंह गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। एक सिंह गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान एमपी में है, यानी मध्य प्रदेश में है। और कूनो राष्ट्रीय उद्यान में ही नामीबिया से चीता लाकर रखा गया था, जो कि है सब डेट स्पॉट हो गया। क्या कीजिएगा, नरेंद्र मोदी जी का सब सरकार है। चलिए हम लोग थर्ड नंबर सवालों की ओर आगे बढ़ जाते हैं। तीसरा नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन कब और कौन किया था? तो ऑप्शन ए है आपके सामने 1924, ऑप्शन बी 1923, ऑप्शन सी 1927, ऑप्शन डी 1925। तो जो कांग्रेस का जो कानपुर अधिवेशन हुआ था ये हुआ था 1925 में। कब हुआ? 1925 में। और इसमें भारत की प्रथम महिला जो कांग्रेस का अधिवेशन की थी वो थी सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू थी। सरोजनी नायडू। इन्हें
कोकिला भी कहा जाता है, भारत का कोकिला। ये जो इन्हें उपाधि मिला था भारत का कोकिला, किन्हें कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को। तो जो कोकिला का उपाधि ये देने के काम किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला गवर्नर भी रह चुकी है उत्तर प्रदेश के। क्या चीज रह चुकी है? गवर्नर। और गवर्नर का जो किस अनुच्छेद में उल्लेख होता है पद का? तो अनुच्छेद है इसका 155 में गवर्नर का उल्लेख होता है। ये 5 वर्षों के लिए अपने गद्दी पर बैठता है। कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन 1925 में भारत की प्रथम महिला, कौन प्रथम महिला करती है? जिनका नाम है सरोजिनी नायडू, और इन्हें कोकिला भी कहा जाता है। कोकिला कहने वाले व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद 1924 में बेलगांव अधिवेशन होता है कर्नाटक के अंदर। बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक के अंदर होता है, जो गांधी जी करते हैं। और गांधी जी का एकमात्र कांग्रेस का ये मतलब कि ये अधिवेशन था जो गांधी जी के द्वारा किया जाता है। उसके बाद 1923 में स्वराज पार्टी का गठन होता है। स्वराज पार्टी का गठन होता है। और 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है, लेकिन भारत 1928 में पहुंचता है। तो ये जितने डिस्कशन करा रहे इस पे गौर करना वाली आपकी सबसे जवाबदेही बनती है। चलिए हम लोग 4th नंबर सवालों की ओर आगे बढ़ जाते हैं। 4th नंबर आपका सवाल क्या कहता है कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है गोदावरी, ऑप्शन सी है चेनाब, ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्र। तो देखिए सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब नदी है। और इसी चेनाब नदी पर बगलीहार, कौन हार? बगलीहार और दुलहस्ती ये 2 परियोजना बनाया गया। तब बगलीहार और दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है? चेनाब नदी पर है। और चेनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गोदावरी नदी को ओल्ड गंगा कहा जाता है, यानी बूढ़ी गंगा कौन सी है? तो बूढ़ी गंगा गोदावरी है। उसके बाद सिंधु जल समझौता कौन करवाया था? सिंधु जल समझौता 1960 में कौन करवाया था? तब विश्व बैंक करवाया था। कौन करवाया था? विश्व बैंक करवाया था। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो ये मानसरोवर झील के अंदर अंसी ग्लेशियर से निकलता है। कहाँ से? चीन के तिब्बत शहर से ये निकलता है ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए 5वां नंबर सवालों की ओर आगे बढ़ जाते हैं। हमारा 5वां नंबर सवाल क्या कहता है कि पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया? ऑप्शन ए है 1998, ऑप्शन बी है 1974, ऑप्शन सी है 1942, ऑप्शन डी है 1946। तब पहला परमाणु परीक्षण जो है इस ऑपरेशन का क्या नाम था? तो इस ऑपरेशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम था? स्माइलिंग बुद्धा नाम था। और पहला परमाणु का परीक्षण 1974 में इंदिरा गांधी के समय किया गया, राजस्थान के पोखरन जिला में। दूसरा जो परमाणु परीक्षण होता है वो 1998 में होता है, अटल बिहारी वाजपेयी के समय होता है। और इसका ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन शक्ति। ये भी होता है राजस्थान के पोखरन जिला में। तो पहला परमाणु परीक्षण 1974 राजस्थान के पोखरन में, ऑपरेशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा और प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। दूसरा होता है 1998 में, प्रधानमंत्री रहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, पोखरन राजस्थान में होता है, ऑपरेशन का नाम रहता है शक्ति। 1946 में क्या होता है? तो 1946 में कैबिनेट मिशन होता है जिसकी अध्यक्षता पैट्रिक लॉरेंस करते हैं, अलेक्जेंडर रहते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं 6ठा नंबर सवालों की ओर। 6ठा नंबर हमारा सवाल कहता है कि सेबी की स्थापना कब किया गया? ऑप्शन ए है 1992, 1988, 1975, 1875। तो सेबी का मतलब समझिए, ACBI। सेबी का मतलब होता है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका जो मुख्यालय जो है ये मुंबई में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मुंबई में पड़ता है। और इसकी स्थापना 1988 में हुआ था। लेकिन अधिनियम कौन सा? तो अधिनियम लगा था 1992 के अधिनियम के तहत बना था। 1928 में इसकी स्थापना होती है। और इसकी पहली महिला फीमेल अध्यक्ष बनती है माधवीपुरी बुच बनती है पहली महिला अध्यक्ष। 1975 में भारत के अंदर इमरजेंसी आपातकाल का घोषणा किया जाता है माननीय इंदिरा गांधी के द्वारा और राष्ट्रपति तत्कालीन फखरुद्दीन अली के द्वारा। उसके बाद 1875 में क्या होता है? तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया जाता है मुंबई के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। किनके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। और सेबी की स्थापना 1992 अधिनियम से 1988 में किया जाता है। सेबी का मतलब स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसकी पहली महिला अध्यक्ष माधवीपुरी बुच बनती है। चलिए 7वां नंबर सवालों की ओर आगे बढ़ जाते हैं।
7वां नंबर सवाल कहता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? ऑप्शन ए कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी है कोशिका झिल्ली, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी है तारकाय। तो पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था अल्टमैन। कौन किया? अल्टमैन। और माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। कितना एटीपी? 38 एटीपी का निर्माण होता है जो हमें ऊर्जा देता है। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऐसे ऊर्जा का पैकेट कहते हैं। किसका? ऊर्जा का पैकेट कहा जाता है। किसको? एटीपी को। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कितना ओटीपी, कितना एटीपी रहता है? तो 38 एटीपी। कोशिका झिल्ली जो है ये मानव, ये जंतु मतलब कि मानव और साथ में पादप दोनों में पाया जाता है, लेकिन कोशिका भित्ति जो है ये सिर्फ पादप में ही पाया जाता है। तारकाय का काम क्या होता है? तो तारकाय का काम है कोशिका विभाजन करना। कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन करना। कोशिका विभाजन करता है तारकाय। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है यानी ऊर्जा गृह है। इसके अंदर 38 एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। कितना एटीपी? 38 एटीपी। एटीपी को ऊर्जा का पैकेट कहा जाता है। कोशिका झिल्ली जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। कोशिका भित्ति सिर्फ पादप में पाया जाता है जो कि सेल्यूलोज का बना होता है। सेल्यूलोज का बना होता है। चलिए 8वां नंबर सवाल देख लेते हैं हम लोग। 8वां नंबर सवाल कहता है कि ये स्टडी ऑफ किडनी क्या कहलाता है? यानी किडनी का जब हम लोग स्टडी करेंगे तो क्या कहलाएगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि क्या होता है स्टडी ऑफ किडनी, यानी किडनी के बारे में अध्ययन करेंगे तो उसे क्या कहते हैं। चलिए इस सीरीज का क्वेश्चन 9 नंबर की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। 9वां नंबर सवाल कहता है कि पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन बी एंटोमोलॉजी, ऑप्शन सी है माइकोलॉजी, ऑप्शन डी है डेंड्रोलॉजी। तो पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। और एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? कीटों का यानी एंट का। एंटोमोलॉजी में एंट आ रहा, एंट मतलब कीट मानिए, चीटी नहीं, कीट मानिए, कीट। तो एंटोमोलॉजी में हम लोग कीटों का अध्ययन करते हैं। और माइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन करते हैं। और फाइकोलॉजी में हम लोग कवक के बारे में अध्ययन करते हैं। और डेंड्रोलॉजी में हम लोग वृक्ष का अध्ययन करते हैं और इसका तना का हम लोग उम्र का पता लगाते हैं। चलिए इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 10वां नंबर हमारा सवाल कहता है कि आजादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी तरह के सीरीज आपको मिलते रहेगा। अगर पहली बार चैनल पे विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह के सीरीज के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।